अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज वैसे तो 21 अगस्त है, लेकिन आज यकुम मुहर्रमुल हराम भी है और इसका भी बाकायदा आगाज हो गया है मुल्क भर में। साथ ही साथ एक और खबर कल शाम को हमें मालूम हुई तो हमने सोचा यकीनन हम इस बारे में बात करेंगे। नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो गुज़श्ता रोज कराची के एक अस्पताल में एडमिट थे, उनका इंतकाल हो गया। एक्चुअली आई पर्सनली डिड नॉट नो दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही वाज जस्ट 62। ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज था। मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी बिकॉज ही इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं वो। पॉलिटिक्स में भी इनका जिक्र भी बहुत होता रहता है, इनकी कंट्रीब्यूशंस भी बहुत हैं एंड ही पास्ड अवे एट 62 व्हिच इज रियली यंग कंसीडरिंग। बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर मीर गौस बख्श बजिंजो के साहबजादे थे। हासिल बजिंजो साहब ने जामिया कराची के ऑनर्स करने के बाद फलसफे में मास्टर्स की सनद भी हासिल कर रखी थी और उसके बाद नेशनल पार्टी की सरगर्मियों में ज्यादा मुतहर्रिक हो गए थे। बेसिकली जो नडर और बेबाक सियासतदान होते हैं ना, जो बगैर कोई लगी लिपटे बात करते हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस का सोचे बिना बोलते हैं और अपने दिल में जो आता है वो बात करते हैं, उनमें इनका यकीनन शुमार होता था। बिल्कुल, और आज इनका फ्यूनरल भी होगा। द बॉडी हैज बीन सेंट टू बलोचिस्तान एज वेल। और इस बात से हम जिक्र भी करना चाहते थे बिकॉज दिस न्यूज़ केम रियली लेट इन द इवनिंग। इनकी फैमिली, इनके फॉलोअर्स, इनके चाहने वालों से हम इज़हार ताज़ियत भी करना चाहेंगे और बहुत सी बातें हैं शो में बाय द वे। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड, मैं आप कल भी बात करनी थी, परसों भी बात करनी थी कि लाहौर का बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है। लाहौर में 2 साल में मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली या तबाही आई होगी कि लिटरली शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंतजामी मामला ज्यादा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुमा वही होगा ना जो था, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में बारिश हैंडल करने के काबिल था। थोड़ी सी कोई 186 मिलीमीटर थी, लेकिन लाहौर में 200 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। अच्छा चलें फिर इसको तो इन्वेस्टिगेट करना है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन द कोर्स ऑफ द शो टुडे। और भी बहुत सी बातें हैं। वी ऑल्सो हैव सम गेस्ट्स। एक मूवी भी है जो कि ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार है, सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। हम कितनी जल्दी ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि बस आप डू और डाई होने वाला है और अब सीरीज अगर आपने इक्वल करनी है तो जल्दी से आज वाला जीत जाओ। मतलब वी आर ऑलवेज एट द क्रंच व्हिच आल्सो मेक्स द गेम एक्साइटिंग। वी आर रूटिंग फॉर दैट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और मामलात का तस्करा करेंगे। और हम लाहौर की बात कर रहे थे तो पंजाब गवर्नमेंट और इसकी परफॉर्मेंस का ओवरऑल तस्करा कर लें, बात कर लें, क्योंकि हमने वज़ीर आज़म के मुद्दत के 2 साल मुकम्मल होने पर PTI हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लिया था। अब पर्टिकुलरली पहली मरतबा पंजाब में रूल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस पर भी जरा गौर करें। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से इमरान खान बेशक खुश हो, लेकिन अवाम की अक्सरियत मायूस है। बुज़दार हुकूमत की नाकामी का तासुर वक्त के साथ मजीद गहरा ही हुआ है और तीसरे साल भी परफॉर्मेंस दिखाना पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंज बना है। ब्यूरोक्रेसी से हम आहंगी का हाल ये है कि 2 साल में वज़ीर आला पंजाब 5 IGs और 3 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है। और 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का दिफा किया, बल्कि उनके खिलाफ शराब लाइसेंस केस को भी मजाक करार दिया। इमरान खान कुछ भी कहते रहे, लेकिन हालिया पल्स सर्वे में शामिल 26% अफराद बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन और 54% ने मायूसी का इजहार किया है। और जाहिर है ये परसेंटेज, जब हम ओवरऑल हमने सर्वे पे बात की थी PTI की वफाकी हुकूमत के हवाले से, तो उससे कहीं ज़्यादा नंबर है उन लोगों का जो कि मायूसी का इजहार कर रहे हैं। यानी कि पंजाब में मायूसी का उनसर इस सर्वे के मुताबिक लोगों में ज़्यादा है। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या तज्जिया है रिगार्डिंग दिस। वड़ाइच साहब, पंजाब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वे के मुताबिक 54% लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से अब भी मुतमईन नहीं, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखें, पंजाब हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, सबसे बड़ा सूबा है, और इसलिए जब भी पंजाब में एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट होती है उसके असरात पूरे पाकिस्तान में फैलते हैं। तो इस वक्त जो बुज़दार साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है। जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है उसमें भी आप हर ब्यूरोक्रेट तकरीबन 3 माह बाद तब्दील हो जाता है, तो वो किस तरह से डिलीवर करेगा। तो चूँकि
इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो नज़र नहीं आती, कोई रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती, कोई डेवलपमेंट मेजर नज़र नहीं आई, कोई बड़ा मनसूबा अभी तक पंजाब में जो है वो डेवलप नहीं हुआ। तो इन वजूहात की बिना पर पंजाब के लोग जो हैं वो गैर मुतमईन नज़र आते हैं। अच्छा बड़ाई साहब, 2 साल से पंजाब हुकूमत के कप्तान उस्मान बुज़दारी हैं। आवाम की राय एक तरफ रख भी दें तो हुकूमत के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी तो हैं। फिर भी आज भी वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि बुज़दार ही बेहतरीन चॉइस हैं। वज़ीर आज़म के इस दर्जे एतमाद की आपको क्या वजह लगती है? देखिए, वज़ीर आज़म लाजमी तौर पर बुज़दार साहब से खुश हैं। एक तो वजह यह है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के एतमाद को धोखा नहीं दिया। हमारे यहाँ चूँकि माजी में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जिनको वज़ीर आज़म ने अपॉइंट किया और वो ऊंचे ऊंचे इरादे बना के वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की कोशिशें करने लगे। आप देखें, हमारे यहाँ जो है वो मुस्तफ़ा खर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हनीफ रामे साहब चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद वट्टू साहब चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये जो मॉडल था कि जिसमें एक आप ताकतवर चीफ मिनिस्टर जो है वो रखते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही चैलेंज करना शुरू करता है, उसकी बातें जो है वो नहीं मानता। तो इमरान खान साहब ने उसकी बजाय एक डोसाइल गुलाम हैदर वाई वाला जो तरीका है वो रखा कि एक डोसाइल चीफ मिनिस्टर रखें और ख़ुद उसको वहाँ से फेडरेशन से वो चलाते हैं, कैबिनेट ख़ुद बनाते हैं, आके मीटिंग्स खुद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमेशा ख़ुद अपना लगाते हैं, आईजी अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से उन्हें एतमाद हासिल है कि शायद कोई बुज़दार की जगह और हो तो वो इस तरह तब्दीलियाँ आए रोज़ वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के ना मुताबिक हों, बल्कि वज़ीर आला की भी कुछ ना कुछ मर्ज़ी शामिल हो। अच्छा बड़ाई साहब, पंजाब हुकूमत का 3रा साल शुरू हो चुका है। आज भी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है। तो अगर यही टीम रही तो उन्हें अपने तरीक़ेकार में क्या तब्दीलियाँ लाना होंगी ताकि अवाम उनसे राज़ी रहें और अगले इलेक्शन में उनको वोट भी मिले? मेरा ख्याल है कि सबसे बुनियादी बात तो यह है कि बुज़दार साहब जो है उनको अपनी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो चलानी चाहिए, एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, टाइम उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि वो एक मीटिंग कर लेते हैं तो थक जाते हैं, दिन के 2-2.5 घंटे वो सैर करते हैं और जो है वो स्विमिंग करते हैं। तो चीफ एग्जेक्टिव का जो ओहदा है सूबे का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं, इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं सूबे में जो कि चीफ मिनिस्टर साहब की अबरू चश्मे अबरू जो है उसके की मुंतज़र हैं कि वो उसको देखें और वो चीज़ें आगे चलें। बहुत सारी मेरी इतला के मुताबिक बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हैं वो पेंडिंग है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग का वक्त नहीं देते। तो जिस दिन एफिशिएंट हो गए, जिस दिन 10-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखेंगे कि पंजाब के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग बाय द वे। थैंक यू बड़ाइद साहब, और आपको हम इसीलिए दावत देते हैं प्रोग्राम में क्योंकि आपसे हमें वो बातें पता लगती हैं जो इससे पहले उन्होंने कहा जी टाइम नहीं देते, मतलब मीटिंग्स नहीं करते, 1.5-2 घंटे रोजाना स्विमिंग करते हैं, 2-2.5 घंटे भी दे दे तो ठीक है, 1.5-2 घंटे स्विमिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर 8-9-10 घंटे काम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा जी, बड़ाइद साहब ये बता रहे हैं कि जी एक मीटिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो अगर स्विमिंग करते हैं तो इतना स्टेमिना तो हो जाना चाहिए डेवलप के 8-9-10 घंटे काम कर सकें। वर्जिश करते हैं तो डेफिनेटली, बट एनीवे बॉटम लाइन ये थी, ही नीड्स टू पुट इन मोर। तो यही कहा जा रहा था। पंजाब की भी बात हो रही है, लाहौर की भी बात कर रहे हैं, उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे ये कितनी बारिशें वहाँ हुई हैं, कुछ अनप्रेसिडेंटेड सा ही हिसाब किताब है, बिकॉज हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे तो ऐसा हमने पहले कुछ विटनेस नहीं किया। अनयूजुअल है तो हम पूछ लेते हैं कि इतनी ही अनयूजुअल बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल यही तो पूछना है। नवीन अली हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नवीन, आप लाहौरी हैं, लाहौर में रहती हैं, बहुत सी बारिशें आपने भी विटनेस की हैं, क्यों हमें यहाँ कराची में बैठे लग रहा है कि इस बार हाल कुछ मुख्तलिफ है? सड़कें जो हैं वो बिल्कुल ही तालाब बनी हुई हैं और वो एरियाज जो कि पहले बिल्कुल ठीक रहते थे बारिशों में।
जी इस दफ़ा थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है पहले तो ये इस साल की सबसे ज़्यादा बारिश है, 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है, जो आपको सड़कों पर पानी नज़र आ रहा है, जो हर तरफ आपको पानी ही पानी, ऐसे इलाकों में जहाँ पे कभी पानी खड़ा नहीं हुआ वहाँ पे भी इस दफ़ा पानी नज़र आया। उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि सारी रात बारिश होती रही, तकरीबन रात 1 बजे बारिश शुरू हुई और सुबह 9 बजे तक ये बारिश नॉन स्टॉप होती रही। मूसलाधार बारिश थी, तेज़ बारिश थी, लेकिन 9 बजे तक वासा की कोई टीम, कॉरपोरेशन की कोई टीम, कोई इंतज़ामिया का बंदा, कोई अफसर बाहर नहीं निकला। जिस वक्त सड़कें तालाब बन चुकी थी, जिस वक्त सड़कों का तहस नहस फिर चुका था, उस वक्त जो है 10 बजे के बाद वासा हरकत में आया, अमला हरकत में आया और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर गाड़ियाँ लगनी शुरू हुई और काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से 10-11 बजे चुके मीडिया भी हरकत में आ गया, सब चीज़ें हरकत में आई। तो ये देखने में आया कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही। क्योंकि रूटीन में ये होता है कि जिस वक्त बारिश शुरू होती है उसी वक्त ही इंतज़ामिया हरकत में आती है और पानी का निकासी आपका जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात भर नींदें पूरी की गई, जब सुबह उठे तो हर तरफ पानी ही पानी तो था। सुबह उठे तो देखा कि शहर डूब चुका था और पानी निकाला गया। जाहिर है कि जब इतनी बारिश होगी तो पानी तो खड़ा होगा, उसको मैनेज करना पड़ता है। हम यही बात कर रहे थे आपस में भी नवीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जाहिर है 2-2.5 साल में क्या तब्दीली आ गई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही होगा। तो क्या हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी नालों की सफाई वगैरह की गई? ये ज़्यादातर इंतज़ामी मामला लगता है कि रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया गया इस बारिश को टैकल करने के लिए, ऐसा ही हुआ क्या? ऑब्वियसली बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इंतज़ामिया ने बर वक्त एक्शन नहीं लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सारी निज़ाम हमारे पास मौजूद है। इस तरह की बारिश कोई पहली दफ़ा नहीं, नो डाउट ये साल की पहली बड़ी बारिश थी, लेकिन पिछले सालों में भी इस तरह की बारिशें देखने में आती रही थी। लेकिन होता ये था कि जैसे ही बारिश शुरू होती थी वैसे ही इंतज़ामिया भी हरकत में आ जाती थी। अब कल की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, हर तरफ शोर मच गया कि पानी ही पानी और पानी दिखाया जा रहा था, तो इन लोगों की हरकत इस तरह से थी कि इंतज़ामिया ने जो मेन रोड्स थी उनको क्लियर कर दिया, जो मेन शाहराएं थी उनको क्लियर कर दिया, और मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर और ऐसे इलाके जो छोटे इलाके हैं वो सारे के सारे पानी के भरे रहे। रात 10 बजे तक भी बहुत सारे इलाके ऐसे दिखाए भी जा रहे थे जहां पे पानी मौजूद है, और अभी भी ऐसा मौजूद है। 24 घंटे गुजर जाने के बाद अभी भी ऐसा मौजूद है कि गड़ीशों का इलाका, मुगलपुरा में कुछ इलाके ऐसे हैं, धर्मपुरा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। और चूँकि वो मोहल्ले हैं, वो गलियाँ हैं, वहाँ दिखाया नहीं जा सकता या दिखाया नहीं जा रहा और लोगों को नजर नहीं आएगा, टीवी पे नजर नहीं आएगा, इस वजह से उसको साफ करने की ज़रूरत ही नहीं की गई। क्विकली नवीन, बिजली वगैरह आती रही इस दौरान या उसका निज़ाम भी मुतासिर हुआ? बिल्कुल जी, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ, क्योंकि कल जिस वक्त बारिश हो रही थी, बारिश के बाद घंटों मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब रही, फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ कंप्लेंट्स के बावजूद सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये हो चुका है कि कंप्लेन करने के लिए जब लोग यहाँ से जाते हैं बिजली की, तो कंप्लेन सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो 2 घंटे जाने वाली लाइट है, जो दौरानिया है, वो 9 से 10 घंटों तक जा पहुँचता है। बहुत शुक्रिया नवीन। तो यानी जब लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो वहाँ कोई होता क्यों नहीं है कंप्लेन वाला? और बिसाइड्स अभी भी लोग क्या फिजिकली जाते हैं? अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, कंप्लेंट्स वगैरह भी हो जाती होती हैं। बट ये लाहौर का हाल है। कुछ दिन पहले, बल्कि हफ्ता पहले, हम कराची का हाल आपको बता रहे थे और बहुत ही परेशान थे हम लोग, और लाहौर की मिसालें दे रहे थे हम लोग कि लाहौर में तो ऐसा होता नहीं, अब लाहौर को भी देख ले। तो लिहाजा वी स्टैंड करेक्टेड। तो एनीवे जी, मसले दोनों जगह हैं, हर जगह ही हैं, तो इतना पानी तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नेचुरली पाकिस्तान में बारिशें भी ठीक ठाक किस्म की होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। और अभी बाय द वे फोरकास्ट मजीद बारिश की है। इट्स गोइंग टू बी रेनिंग ऑल डे टुडे। एंड वुड यू बिलीव कि फोरकास्ट बारिश की कुछ कराची में भी है? यस, कुछ कराची में भी फोरकास्ट है, ओवरकास्ट है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें आपसे शेयर करनी है हमने। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई जल्द किताबों से मुताल्लिक अपनी एक वेबसाइट के साथ पहले बुक क्लब का एजाज हासिल करने वाली हैं। आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल। और इस बात का ऐलान मलाला ने खुद इंस्टाग्राम पर किया है। मलाला ने अपने फॉलोअर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि हम मिलकर मुमताज़ मुसन्निफीन की किताबों से मुताल्लिक जानेंगे। हम ऐसी ख़वातीन मुसन्निफीन की किताबें भी पढ़ेंगे जो जुर्रतमंदाना ख़यालात रखती हैं और जो दुनिया को मुनफरिद अंदाज से देखती हैं और लिखती भी हैं। ज़बरदस्त। तो लिहाजा ना सिर्फ मलाला इज़ गोइंग टू स्टार्ट हर बुक क्लब एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन जॉइन, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वो रेकमेंड करेंगी बुक, सारे मिलके पढ़ेंगे और फिर हाउ डज इट फंक्शन वैसे? अब
मतलब कोई बुक एक चूज की जाती है, उसके बाद कोई उस बारे में बात करता है या वो पढ़ के आता है, whatever you take out of that book। तो आपको क्या पर्सपेक्टिव है, आपको कैसी लगी, आपको किस चीज पे एतराज हुआ, कोई नया तरीका ऑफ थिंकिंग हो तो उस पर डिस्कशन होती है। इट्स अ ग्रेट वैसे आई गेस वी वुड ऑल लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जहां मलाला का अपना बुक क्लब होगा तो उसमें कौन नहीं चाहेगा कि उसका हिस्सा बने, और उसमें फिर आपको उनके बारे में भी ज्यादा पता चलेगा कि वो क्या रेकमेंड करती हैं किताबें, वो क्या पढ़ रही हैं। सो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इस वक्त 1-0 से नीचे है और अब तीसरा और फैसला कुन मैच चले कह लेते हैं हम, क्योंकि अगर जीत भी गए तो हम सीरीज बराबर ही कर सकेंगे। डू यू प्रपोज एनी चेंजेस? सुहेल खान को अगर नसीम शाह की जगह लेकर आए तो एक आपको एक्सपीरियंस बॉलर मिलेगा, क्योंकि अगर आपने मैच जीतना होता है तो आपको 20 विकेट्स लेनी है। और अगर आप जिस तरह से टॉस जीत रहे हैं, अगर फिर टॉस जीतते हैं तो चौथी इनिंग में पाकिस्तान के पास इस तरह की बॉलिंग के अंदर कंपोजिशन होनी चाहिए कि जो नया बॉल से और फिर अगर पुराना हो जाए तो उसमें रिवर्स स्विंग कराने की एबिलिटी हो। सो आई थिंक सुहेल खान को देख सकते हैं वो अगर आ जाए। बाकी बैटिंग में आई डोंट थिंक कोई ऑप्शंस हैं। फवाद आलम को डेफिनेटली और चांस मिलना चाहिए। असद शफीक के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि उनकी फॉर्म नहीं है, बट अगेन आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, ना आपने कोई तैयार किया है कि जो अजहर या असद शफीक को अभी रिप्लेस कर सके। अच्छा, पिच की हम बात कर ही रहे हैं तो आके ये भी बताएं कि साउथहैम्पटन की पिच और ऐसे मौसम में टॉस की बड़ी अहमियत होती है और बढ़ी जाती है अहमियत। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो क्या सूट करेगा, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, डिपेंड करता है। अगर तो मौसम खुला हुआ हो, उसमें धूप हुई, तो टॉस जीत के बैटिंग करना ही बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि जो मौसम है, क्योंकि जो इंग्लैंड में पिच से ज्यादा जो मौसम है वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अगर आपकी पिच फ्लैट सीधी है और अगर बादल ओवरकास्ट आ जाता है तो उसमें आपका बॉल जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, स्विंग होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक मौसम को देखें और पिच को देखें। अगर तो पिच ड्राई है और मौसम इतना खराब नहीं है तो फिर डेफिनेटली आजकल की जो क्रिकेट है, जितनी भी जो विनिंग माइंडसेट है वो यही है, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। अच्छा आकिब भाई, कप्तान अजहर अली की बतौर बैट्समैन कारकर्दगी इंतहाई खराब रही है। आपको क्या मसला नजर आ रहा है? क्या कप्तानी का बोझ ज्यादा है या कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हैं या मसला है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज हेड? देखिए, यही कप्तानी का बोझ, जब उनको पहली दफा 4-5 साल पहले कप्तान बनाया था तो इसी बोझ की वजह से उन्होंने कहा था कि मेरे से कप्तानी आप किसी और को दे दें। गलती तो सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड ने ये की है कि दोबारा से अजहर अली को जो कप्तान बनाया। अगर शान मसूद या किसी नए के ऊपर इन्वेस्ट करते, या ज्यादती इन्होंने सरफराज से शुरू में ही की कि सारे फॉर्मेट से उसको हटा दिया, उसको रखते कप्तान। अगर आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर कोई सबसे ज्यादा कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो सरफराज है। उसकी एवरेज देखें, उसके स्टैट्स देखें, उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, तो अभी भी अगर ये टेस्ट में कंटिन्यू करते सरफराज के साथ तो आज ये प्रॉब्लम हमारे सामने ना आती। तो अब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सीरीज के बाद तो किसी को कप्तानी से नहीं हटा सकते। बट आई थिंक ये ब्लंडर बहुत बड़ा है जो अजहर अली को कप्तान बनाया और जो आज हम भुगत भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अच्छा, आपके मुताबिक तो हम भुगत रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तीसरा टेस्ट होपफुली हम जीत जाएं, किसी तरह सीरीज बराबर हो जाए। हम इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर द टेस्ट टू बिगिन। कितने गुस्से में गए, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब इट रिमेन्स टू बी सीन टाइप सीन हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। नो यू, बट दैट्स व्हाट ना, यू डिडंट साउंड इट। एक अपडेट है हमारे पास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं और आजकल जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारिजा
रजा चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, एजेंडा क्या है, किन मौज़ूआत पर बात होनी है, ये हम किन से जानेंगे? हुमा बिल्कुल, वो हमें खुद ज्वाइन कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। और सबसे पहले तो आपके दौरे के हवाले से पूछ लें कि इस दौरे की बड़ी अहमियत है, ऑब्वियसली पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात भी है, इसके दौरान क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या अचीव करना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते में और बिलअमूम दुनिया में एक तब्दीली आ रही है। ऊँट एक नई करवट बैठने चला है और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दरीना हैं, एतमाद के हैं, मुस्तहकम हैं और हम हर ग्लोबल और रीजनल इशू पर एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। मेरी नज़र में इंटरनेशनल सिचुएशन में, रीजनल सिचुएशन में एक खातिर खा तब्दीली का इम्कान दिखाई दे रहे हैं। अब उन इम्कानात में चीन ने और पाकिस्तान ने बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ना है। चीन एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो हर आड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हमने भी चीन के हर 4 नेशनल इशू पर चीन का साथ दिया। इस वक्त आप देखें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और जिस तेजी से वो बिगड़ती चली जा रही है और इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी सरकार की जो कश्मीर पॉलिसी है उससे कश्मीरी नाला है, पहले से ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं और इसमें कोई जो फवायद उन्होंने कौम के सामने पेश किए थे कि वहाँ डेवलपमेंट होगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगी, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो हिंदुस्तान के अंदर से तनकीद शुरू हो गई है। हिंदुस्तान के हमसाए पाकिस्तान के अलावा आज चीन को तशवीश लाक हो गई है कि लद्दाख पर उनका स्टैंड ऑफ जारी है और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने एक मुतनाज़ा इलाके में जब पेशरफ्त करने की कोशिश की तो चीन सामने आया और चीन ने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उसका इजहार किया। आप देख रहे हैं कि दीगर साउथ एशियन ममालिक, नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, आज हिंदुस्तान का जो अखंड भारत का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है उस पर बहुत से लोगों को तशवीश है। इसी तरह अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में एक पेशरफ्त हुई है, दोहा का पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद लोया जिरगा के फैसले आपके सामने आए हैं, कैदियों की रिहाई हुई है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में एक इंट्रा अफगान डायलॉग के इम्कानात बढ़ गए हैं। अब उसमें भी माफ कीजिए, कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि वो अमन का प्रोसेस आगे बढ़े। हमारे मशरफ की तरफ वो बैठी हैं और वो रखना अंदाजी मुसलसल कर रही हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है और दुनिया देख रही है कि आज एक स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है एक मुल्क और वो इस किस्म का बिगाड़ पैदा कर रहा है। चलो, वी होप दैट यू अचीव वी होप दैट यू अचीव ऑल दीज गोल्स जो कि आपके दौरा चीन से मुताल्लिक आपने सेट किए हुए हैं। एक और दोस्त मुल्क का हम तस्करा करेंगे, सऊदी अरब का। उन्होंने भी हमारा मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है, लेकिन आजकल जो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनकी वजह से मुबैना रिफ्ट या मुबैना टेंशन की बातें खासी गर्दिश में हैं। तो आप बता सकते हैं कि उस प्रोसेस में किस तरह से पेशरफ्त हो रही है और किस डायरेक्शन में पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे? मैं एक वजाहत कर दूं। नंबर 1, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या सराहियां हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात गहरे थे, गहरे हैं और इंशाल्लाह गहरे रहेंगे। हम एक दूसरे की जरूरत रहे हैं और आज भी हैं। इसके साथ साथ देखिए, 2 दोस्त मुमालिक हैं, उनकी हमसे तवक्कुआत हैं और हम कोशिश करते हैं हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। हमारी उनसे तवक्कुआत है और हमारी ख्वाहिश है कि वो भी हमारी तवक्कुआत को सामने रखते हुए वो अपनी मनसूबाबंदी करें। अभी जो दौरा हुआ जिसमें आर्मी चीफ की तशरीफ ले गए, बहुत अच्छा रहा, बहुत मुफीद रहा। अभी जो
सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है फ़लस्तीन के बारे में, उनके वज़ीर ख़ारजा ने जर्मनी में जो अपना स्टेटमेंट किया है वो बड़ा वाज़ेह है और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। जो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो फ़लस्तीन पे स्टेटमेंट आया है और जो सऊदी अरब ने जो पोजीशन अपनाई है, आप देखिए उसमें बिल्कुल मुमासिलत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब की चाहे कश्मीर है या पाकिस्तान के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में हमारी और नशिस्तें होंगी और जो लोग ये रखना अंदाजी पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें नाकामी होगी। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ हैं तो आपसे हम चाहेंगे कि इस पे भी कमेंट करें। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरीन मज़ारी साहिबा का भी कहना है कि कश्मीर का बयानिया जो है वो फॉरेन ऑफिस उस तरह इफेक्टिवली दुनिया को प्रेजेंट नहीं कर सका जिस तरह करना चाहिए था। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी राय है और मैं हर राय को एहतराम से देखता हूँ क्योंकि उसकी नीयत में मुझे बेहतरी की ख्वाहिश दिखाई देती है। अब देखना ये है कि ये एक उनकी इनफरादी राय है, जो वजीर आजम की राय है, जो काबीना की राय है। काबीना ने, वजीर आजम ने और पूरी पार्टी ने जो फॉरेन ऑफिस की काविशें हैं उनको सराहा है और उनको उस परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग कहा है। अब इसमें मुख्तलिफ इनपुट आ सकता है और हम उस इनपुट के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज करूं कि तकरीर तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की थी, तकरीर तो शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। अब मैं उनसे कह रहा हूं और मैंने उनसे कहा कि देखिए ये 72 साल पुराना ये मसला उतना पुराना है जितना पाकिस्तान है। अब आपने तनकीद कर दी, आपने तकरीर कर दी, तजावीज़ दीजिए ना। मैंने उन दोनों को खत लिखे हैं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल को भी कि यार कोई तजवीज़ है तो बताओ। हमारे पास जो काबिल अमल आपकी तजवीज़ होगी उस पर हम आमादगी और उस पर ताउन करने के लिए फॉरेन ऑफिस तैयार है। हमारे जहन बंद नहीं है, हम नहीं कहते कि हम अगले कुल हैं। हमने तो एक काउंसिल भी बनाई है जिसमें फ्रेश इनपुट मैं गाए बगाए एकेडेमिया से, लोगों से लेता रहता हूँ। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम इस वक्त कश्मीरियों का हौसला बांधें, उनको मायूस न करें और वो पाकिस्तान पर नजरें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस तरह हमने अपने पॉलिटिकल मैप के जरिए जाहिर किया, जिस तरह इन 1.5-2 सालों में इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूएस कांग्रेस में जो 2 रिपोर्ट्स आई 2018 की, 2019 की, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, अट्रॉसिटीज का जिक्र किया गया, ये नुमाया पेशरफ्त है। जिस तरह 1 साल के अंदर 3 मरतबा सलामती काउंसिल में ये मसला ज़ेरे बहस आया, ये पेशरफ्त है। आइए मिलकर इसको मजीद बिल्ड करने की कोशिश है, आइए करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। आई एम ग्लैड दैट यू हैव टेकन क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड और आपने कहा कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें बेहतरी की अगर गुंजाइश है तो हम उसमें यकीनन सजेशंस लेंगे। और हमने जब श्री मज़ारी साहबा ने बात की थी तब भी हमने यही कहा था कि दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन अगर कोई अंदर से ही पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहा है और जिस तरह शाह साहब ने अब रिएक्शन दिया है, दिस इज इवन हेल्दियर एंड इट्स टेकन इन स्ट्राइड एज वेल। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम, सजेशंस अगर कोई देना चाहे तो दैट दोज आर इवन मोर वेलकम। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने खत भी लिखे। अच्छा जी, दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल इस वक्त हम उनसे लाइव गुफ्तगू कर रहे थे शाह साहब से, बट मूविंग ऑन वी हैव अ ट्रिब्यूट। ओह यस, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज वेल। आज उर्दू की मुमताज़ नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर की 13वीं बरसी है। कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके वालिद सज्जाद हैदर यालदरम उर्दू के पहले अफसाना निगार शुमार किए जाते हैं और 11 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी बताएं कि उनके नॉवेल्स और कहानियों में तकसीम हिंद का पस मंज़र साफ नज़र आता है। आग का दरिया और आखिर शब के हम सफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। कुर्रतुल ऐन हैदर के दीगर नावलों में मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, कार जहां दराज है, सफीना गम दिल शामिल हैं। 21 अगस्त 2007 को दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ।
तो इनकेस आपने इनका कोई भी मजमुआ नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यू कैन स्टार्ट। कितनी हमने सजेशंस भी आपको दे दी। आपको बताएं कि कराची के बुनियादी मसाइल के हल के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत ने हाथ मिला ही लिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, लेकिन अब नई सियासी तनाज़ात जो हैं वो शुरू हो गए हैं और कराची वालों की किस्मत में जाने क्या लिखे, हम तो यही कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में एक और ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया है। सिंध काबीना ने किमाड़ी को ज़िला बनाने की मंजूरी भी दे दी है। किमाड़ी ज़िला साइट बल्दिया किमाड़ी और हार्बर सब डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वुज़रा इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो एक्सप्लेनेशन पेश कर रहे हैं। वैसे क्या कर रहे हैं, हाँ वो सुन लेते हैं। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। ये चीज़ काफ़ी अरसे से अंडर कंसिडरेशन थी, लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पुरानी DMCs की बुनियाद पर बना हुआ था, अगर उस दौरान में एक नया ज़िला बनाया जाता तो एक नया मसला पैदा होता कि एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, उनको दौरान टर्म जो है किस तरह से हम तकसीम करेंगे, तो ये क्राइसिस वहाँ पैदा हो सकते थे। ऑलराइट, सो जो ज़िला जनूबी है, साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको ज़िला कराची डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया जा रहा है। वंडर व्हाई तो नाम क्यों बदलेंगे? पता नहीं, एक ज़िले का इजाफा कर रहे हैं ना, तो इजाफी जो होगा उसका क्या नाम होगा अभी आपको बता देते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें कराची के नए इंतजामी तकसीम के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ और MQM ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। MQM ने तो ये तक कह डाला कि कराची में नया ज़िला बन सकता है तो नया सूबा भी बन सकता है। फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। आज ये एक और नया जिला लेकर आ रहे हैं। हमें इनकी नियतों पे शक है। यकीनन जो फाइनेंशियल कोई ना कोई रीजन इसके पीछे होगा। आवाम की बेहतरी करने के लिए पीपल्स पार्टी कोई नया जिला बनाने का नहीं सोच सकती है। सियासी हवाले से आप कराची को तकसीम करना चाहते हो। 6 डिस्ट्रिक्ट पहले आपने बनाए, एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। हम इसके खिलाफ मजम्मत भी करते हैं, हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। बड़ा शहर डिवाइड हो सकता है, जिले बन सकते हैं, तो सूबे के अंदर भी सूबे बन सकते हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शहर में एक और जिला बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, तो भाई जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है तो कराची की भी तकसीम नामंजूर है। इस फैसले को नामंजूर करते हैं, मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब सिंध से वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कराची कमेटी पर एतराज़ात लगा दिए हैं। कल जाके वजीर आला कमेटी का ऐलान करके आए, 6 रुकनी कमेटी का। मैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर रहा हूं कि फौरन इस कमेटी के खात्मे का ऐलान करें। न होने की सूरत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास अपना रास्ता बचता है कि वो मरकजी कमेटी, कोर कमेटी फैसला करके अगर ज़रूरी समझे तो इमरान खान की गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार कर। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने देख लिया। मैं चकरा सा गया हूँ, इतने मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं और माशाल्लाह क्या क्या चल रहा है, लेकिन इस सब में कराची की बेहतरी भी हो पाएगी, ये एक अहम सवाल है। That remains to be seen। वो सवाल हमेशा ही वैसे कभी उसका हमें जवाब वैसे मिलता नहीं है। वो सवाल इन सवालों में गुम नहीं होना चाहिए जो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। वेरी ट्रू। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पता होता है तो उनसे मेरा ख्याल है सवाल कर लिया जाए। मज़हर साहब, एक अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि कराची के कुछ बुनियादी मसाइल जो हैं उनके हल के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पर है। अभी एक कमेटी ही बनी है। क्या ये उम्मीद रखें कि अब शहर में बेहतरी आएगी? एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? अगर आप काम करना चाहें तो 6 महीने और साल में भी काम हो सकता है, और अगर काम ना करना चाहें तो जिस तरह कराची मास ट्रांजिट पिछले 40 साल से रुल रहा है, इसी तरह फिर भी रुलता रहेगा। तो असल मसाइल की तरफ आना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए, इसकी डेडलाइन मुकर्रर होनी चाहिए, इसमें तेज़ी से काम होना चाहिए, वरना वफाकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार ठहराएगी और सिंध हुकूमत तो ठहराई जाएगी ज़िम्मेदार। लेकिन असल चीज़ ये है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने कराची के मसले पर एक कमेटी बना दी है, लेकिन इसमें से बल्दिया गायब है। आप इसमें इस कमेटी में 1-2 साबिक़ मेयर को रख लेते, उसमें क्या हर्ज था? अगर आप उसमें इसको अगर काम करने ही वाली बात है,
तो असल चीज़ ये कि ये जो काम जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है, इनमें मां सिवाय रेलवे के बाकी काम तो बल्दियाती इदारों का है, उनको इख्तियार देने को आप तैयार नहीं हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद थोड़ा बहुत काम हो जाए, इंक्रोचमेंट्स ख़त्म हो जाएं, सर्विस रोड क्लियर हो जाएं, सड़कें कुशादा हो जाएं, तो लोग दुआएं देंगे। एक यकीनन एक अच्छी सजेशन है, होना ऐसा ही चाहिए था। लेकिन मज़हर साहब, सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को ज़्यादा तवक्कुआत कभी भी नहीं रही हैं। शायद इसीलिए तहरीक इंसाफ को शहर से भरपूर नुमाइंदगी भी मिली, तो अब वफाकी हुकूमत को कुछ करके दिखाने का मौका मिल ही गया है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मसाइल हैं, कहाँ से शुरुआत अच्छी रहेगी? देखिए, सिंध हुकूमत भी, या अगर कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में मैंडेट मिलता रहा है। लोग ये गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ता। एक पूरी तारीख है, कराची से पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा वोट पड़ा है। बल्दियाती इलेक्शंस में भी 2 मरतबा ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी का मेयर आते आते रह गया। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ता, लेकिन पीपल्स पार्टी कराची के मसला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, पॉलिटिकल मसला भी है। हम ना इंतज़ामी मसले को हल करने पे जा रहे हैं, ना हम सियासी मसले को हल करने जा रहे हैं। कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी तो कराची में एहसास महरूमी बढ़ेगा। जिस तरह बाकी मानदा सिंध में नौकरी नहीं मिलती तो उनके अंदर एहसास महरूमी बढ़ता है। इसी तरीके से कराची के अगर आप बल्दियाती वफाक से सूबे को इख्तियार मांगते हैं, तो सूबे से बल्दियात को इख्तियारात, मकामी हुकूमतों को इख्तियारात ना देना भी उतनी ही ज़्यादती है जितनी वफाक सिंध को जो है वो उनके वसाइल ना दे। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को, इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लोग इसलिए एतराज़ करते रहे हैं क्योंकि उन्होंने बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन अब जो हालात है उनके हवाले से इसी दौरान मज़हर साहब, जहां कराची में एक नया इंतज़ामी ज़िला बनाने का ऐलान हुआ, तो MQM ने सिंध की इंतज़ामी तकसीम का मुतालबा भी दोहरा दिया है। तहरीक इंसाफ ने तो फैसला मुस्तरद ही कर दिया है। तो क्या ये ऐसा वक्त था कि नया ज़िला बनाने का ऐलान किया जाता? आपको नहीं लगता कि इसका असर नेगेटिव भी हो सकता है कराची पर? तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि या तो आप 2013 में ये बात करते और जो इसका तरीक़ाकार है ज़िला बनाने का वो इख्तियार करते। अब बल्दियाती इदारे ख़त्म, उनकी मियाद पूरी हो रही है। इस मौके पे एक नया ज़िला बनाना, और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद 2 ज़िले बनने की तरफ भी शायद जाएँ। तो अगर आप 8-9 ज़िलों में इस शहर को, इस माशी हब को तकसीम कर देंगे, पहले ही बड़ी तादाद में सिविक एजेंसीज़ हैं, पहले ही हम ये बात करते रहे हैं कि कराची को एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाएं, कराची को जो है वो बल्दिया के अंडर लेकर आएँ। अब आप कराची को तकसीम दर तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप सोचें कि वो सोच क्या परवान चढ़ रही है कि जिसमें ये फीलिंग डेवलप हो रही है कि क्या वजह है कि कराची के इतने अज़ला बनाने की तरफ आप जा रहे हैं। इसका माजी में जो अज़ला बने हैं उसका कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप एक नया केस पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। दैट सम्स इट अप एक्चुअली कि अगर माजी में जिस तरह कराची को मुख्तलिफ अज़ला में 6 अज़ला में एक्चुअली तकसीम किया गया, क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? क्या उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आई? क्या कराची में हमें कूड़ा उठता हुआ नज़र आ गया? क्या कराची में हमें नाले बर वक्त साफ होते हुए नज़र आ गया? क्या कराची की सड़कों की हालत हमें ठीक निकलने लगी? क्या कराची में पब्लिक पार्क्स हमें सरसब्ज़ व शादाब लगने लगे? बहुत लंबी लिस्ट है अभी तो। हम तो अगर तो फ़ायदा हुआ तो फिर एक क्या 10 बनाएं, मगर अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर सिस्टम को रीथिंक, रिवाइज करें कि किस तरह से आपने इसको चेंज करना है, क्योंकि ये तो कोई हल नहीं जो इफेक्टिव हो, जिसका कोई पॉजिटिव चेंज भी नजर आए। एनीवे जी, इस पे हम इतना ही टाइम दे सकते हैं बिकॉज देयर आर सम अदर प्रेसिंग मैटर्स एज वेल, जैसे कि मुल्क में पोलियो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। तो दिस इज रियली कंसर्निंग, अलार्मिंग है ये बात। पोलियो का खात्मा करने के लिए बनाई गई कौमी मशावरती काउंसिल 2 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इतने संजीदा मामले पर हुकूमत की ऐसी लापरवाही अफसोसनाक है। गुज़िश्ता साल आपको याद दिला दें कि सितंबर में WHO के एडवाइजरी ग्रुप ने पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को नाकामी की जानिब जो था वो गामजन करार दिया था और साथ ही इसे दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा कहा था। और इसके बाद पाकिस्तान ने नवंबर में नेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया जिसमें शहनाज वजीर अली और सेनेटर आयशा रजा फारूक को शामिल किया था। ये हम आपको याद दिला रहे हैं कि एंड ऑफ लास्ट ईयर क्या हुआ था।
इस ग्रुप का मकसद पोलियो के खात्मे के लिए हिकमत अमली तरतीब देना था। हर 3 माह बाद ग्रुप का इजलास बुलाने का फैसला हुआ और इस तरह पहला इजलास 16 दिसंबर से पहले होना था, लेकिन हाल ये है कि अब तक इस इजलास का इंतजार है। इसी पे हम बात करते हैं। नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा, अपने वक्त। नौशीन साहबा, पोलियो पाकिस्तान का ज़ाहिर एक ऐसा मसला है जो हर साल के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से भी और मुतासर हुआ। इंतहाई तशवीशनाक मामला है। इससे और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पोलियो एडवाइजरी काउंसिल के क़याम से अब तक एक इजलास भी नहीं हो सका। तो इससे फिर यही तासुर उभरता है कि सीरियसनेस की कमी है। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस वक्त पोलियो को बहुत सीरियसली ले रही है। जिस एडवाइजरी ग्रुप का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक पार्लियामेंटेरियंस का और कुछ टेक्निकल लोगों का एक ग्रुप जो था, उसकी नोटिफिकेशन हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई मीटिंग नहीं हो सकी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पोलियो के ऊपर काम नहीं हो रहा। इस वक्त नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में और चारों प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो बहुत फ़ाल हैं और उनके अंदर जो है वो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप मौजूद है जो कि सारे प्रोग्राम्स जो आने वाले दिनों के लिए हैं उसकी उन प्रोग्राम्स को वो तय कर रहे हैं और उसके तहत जो है वो जो भी पोलियो एरेडिकेशन की कैंपेन्स हैं वो प्लान की जा रही हैं और तमाम जो उसके लिए जो गैप्स उसके अंदर आज तक हमने देखे हैं जो जिसकी वजह से ये पोलियो कैंपेन्स जो है कामयाब नहीं हो सकी, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत मौसर किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। नौशीन साहब, प्रॉब्लम ये है कि हर मामले पर जो है वो सियासत चलती रहती है, लेकिन कम अज़ कम पोलियो एक ऐसा इशू है, हम ये सोचते हैं, जिस पर पाकिस्तान का कोई भी तबका हुकूमत की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा और हटना चाहिए भी नहीं। फिर भी क्या वजह है कि आप लोग पोलियो कंट्रोल करने के करीब भी नहीं हैं? आपसे हम इसलिए पूछ रहे हैं, इम्प्लोर कर रहे हैं कि कोई इशूज़ हैं, कोई मसला है तो उसको प्लीज़ पॉइंट आउट करें। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली 147 केसेस थे और उसकी एक पीक हम लोगों ने दिसंबर में देखी थी जब 32 केसेस जो हैं वो आए थे, मगर उसके बाद 2 नेशन वाइड कैंपेन्स की गई थी, एक दिसंबर में और एक फरवरी में, और 2 कैंपेन्स जो थी वो की गई थी जनवरी और मार्च में, जो कि हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स जो थी उसके अंदर बच्चों को टारगेट किया गया था जहां पर ज़्यादा केसेस थे, उन यूनियन जिनको हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हम कहते हैं। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और ये जिन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का मैंने आपसे जिक्र किया है, इन लोगों की तमाम जो स्ट्रेंथ थी उसको डायरेक्ट कर दिया गया था कोविड को डील करने के लिए। मगर ये जो 4 कैंपेन्स जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, उसके बाद पोलियो केसेस में एक वाज़ेह कमी जो थी वो उसके आने वाले जो महीने थे, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसके हमने एक उसके अंदर कमी देखी थी। तो वो कैंपेन्स जो हैं वो बहुत कामयाबी से चली थी और अगर ये कोविड का ब्रेक ना आता तो मैं समझती हूँ कि हमें ये एक डिक्लाइन इन केसेस में जो है वो नज़र आ रहा था और ये ट्रेंड जो है ये मजीद भी आगे चलना था। अच्छा नौशीन साहब, अब हुकूमत कुछ संजीदगी दिखा रही है, कई माह तक तात्तुर के बाद इंसदाद पोलियो मुहिम भी बहाल हो चुकी है, तो उम्मीद यही रखें कि अब कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या इरादा है, प्लान किया है कुछ कि किस तरह से आगे बढ़ना है? अब ये 3 हमारी सब नेशनल कैंपेन्स जो अभी आपने देखी है कि 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर के महीने में चलेगी और उसके बाद फिर हम 3 नेशन वाइड कैंपेन्स जो हमारी आगे चलेंगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो उससे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 2021 जो है वो ईयर ऑफ इंटरप्शन होगा, यानी इसका मतलब ये कि उसके अंदर हम पोलियो का जो साइकिल है उसमें एक ब्रेक देखेंगे और केसेस जो है उसमें वाज़ेह कमी होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटजी अब बनाई गई है उसके अंदर खाली पोलियो के कतरे पिलाना नहीं है, बल्कि जो हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हैं उसके अंदर वो फैक्टर्स जो बच्चों में पोलियो फैलने का सबब बनते हैं, जिसमें मेल न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर सैनिटेशन है, जिसके अंदर बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, उन सारी चीज़ों और क्लीन वाटर, इन चीज़ों को भी इंश्योर किया जा रहा है कि उन हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में इन सारे फैक्टर्स को भी जो है वो देखा जाए, ताकि पोलियो के सिर्फ कतरे ही ना हो बल्कि जो उसके फैलने का सबब बनते हैं उन चीज़ों को भी एड्रेस किया जाए। शुक्रिया और ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है कि हाई रिस्क एरियाज जो हैं आइडेंटिफाई हो जाएं, क्योंकि उनको कंट्रोल में रखना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि अब तो आपको पता है ना कि पोलियो तो आप सीवरेज वगैरह में भी आपको वहाँ से भी उसके सैंपल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो लिहाजा बच्चों को वहाँ बचाना ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ ऑब्वियसली इतने ज़्यादा कतरे पिए भी नहीं जाते। सैनिटेशन, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला, एक और चीज़,
अभी हमें ब्रेक लेनी है हुमा। अच्छा, जब हम उसकी स्ट्रेटेजिक कमेटी की बात कर रहे थे लास्ट चीज, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये एडवाइजरी बोर्ड्स जो होते हैं, ये कमेटी जी बिठा दी है और इस पे हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। अब आप इसी पोलियो के हवाले से देख लें, दिसंबर में बनाई और एक भी उनकी मीटिंग नहीं हुई। भाई वो कोविड आ गया ना उसके बाद। नहीं, कोविड मार्च में आया था, दिसंबर से मार्च तक एक मीटिंग तो हो सकती थी, या 2 या 3 होनी चाहिए थी। बड़ा एक्चुअली इसे सीरियसली ट्रीट किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म की मुनासिबत से। उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, उसका गाना भी है, सब कुछ बड़ा आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं देयर विल बी अ टाइम जब जहां हम बैठे हुए हैं ना, जिस जगह टीवी मीडियम, ये लगता है कि खत्म हो जाएगा और ऑनलाइन तो आपको पता ही सब कुछ चलेगा। सो हु हैज जॉइंड अस जी, पॉजिटिव फिल्म के डायरेक्टर एंड लीड एक्टर जो हैं, दे आर विद अस। डायरेक्टर हैं ताबिश बिन तारिक एंड फुरकान कुरैशी इज द लीड एक्टर इन इट। दे हैव बोथ जॉइंड अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर। और मतलब वैसे तो बाकी लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन आप लोगों का काम जो था वो लगता है कि प्रॉपर चलता ही चला जा रहा था। ताबिश, सबसे पहले तो आई वोंट आस्क कि आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि इसके अलावा और आइडिया हो भी क्या सकता है, बिकॉज पिछले कुछ 6 महीनों में तो हम यही कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली बेसिकली आइडिया जो है वो एक घर से ही आया। और जब आप शुरू के अंदर क्वारंटाइन जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि यार अब जो है ना वो बड़ा रिलैक्स लाइफ गुजरेगी, ऑफिस नहीं जाना होगा, घर से काम करेंगे। बट वो आपको तब अंदाज़ा हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा घर जब 10 दिन गुजर गए 10 दिन गुजर गए और आपके असल झगड़े शुरू हुए। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब आप ज़्यादा भी साथ रहना शुरू हो जाएं तो आप के झगड़े जो है ना बढ़ जाते हैं। फुरकान से जरूर फुरकान से पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फुरकान, डिड यू रिलेट टू दिस सिचुएशन? क्या आपको इस दौरान कोविड हुआ, नहीं हुआ, और अगर हुआ तो भी बता दें कि आप सूरत हाल में? नहीं हुआ। बड़े फॉर्चुनेटली लोगों का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है। फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म का आइडिया जब ताबिश आपके पास लेके आए तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, और थोड़ा सा कहानी से मुताल्लिक आप हमें बताएं कि क्या चल रहा है। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर हैविंग अस। एंड नहीं, पहले जब ताबिश आए कहानी लेके तो मैं थोड़ा सा आई वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट। मैंने कहा ये मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक सीरियस इशू है एंड अवेयरनेस की हद तक ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई फ़न का एलिमेंट है तो वो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर जब पूरी मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने कहा नहीं, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू इट यार, मैं वाहिद नहीं हूँ। आई एम श्योर जब भी लॉकडाउन था फ्रॉम मार्च अप्रैल में, जब भी सीरियस लॉकडाउन था 2-3 महीने, तो सारे लोग जो अभी देख रहे हैं ऑब्वियसली उनमें से बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए थे जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो घर पे बैठे हुए थे और बहुत बोर हो रहे थे एक टाइम बाद। तो ऑब्वियसली आपको ये था कि बस घर से निकलें और काम करें, बी इट फॉर योर वॉलेट और बी इट फॉर अदर रीजंस, बोर्डम की वजह से भी। तो ऑब्वियसली सबने फील किया होगा, मैंने भी फील किया था। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा फुरकान की ये मूवी, मतलब हमने देखी है कुछ झलकियाँ वगैरह, बट व्हाट वुड यू, इसको किस जॉनरा में आप डालेंगे? ऑफ कोर्स कोविड के हवाले से ही है और क्या चैलेंजेस थे उस वक्त के, लेकिन कॉमेडी मतलब ड्रामा है, कॉमेडी है, क्या है? व्हाट डू यू से? इट्स नॉट कॉमेडी, बेसिकली इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। अच्छा, रोम-कॉम मतलब दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब रोमांस भी डाल दिया, कॉमेडी तो है एग्जैक्टली। और बेसिकली इसके अंदर ये इस फिल्म के अंदर सारे वो वाले एलिमेंट हैं, इसकी सिर्फ ड्यूरेशन कम है। अदरवाइज एक जब आप एक फुल लेंथ मूवी देखने जाते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर म्यूज़िक भी होता है, उसके अंदर कॉमेडी भी होती है, उसके अंदर रोमांस भी होता है, उसके अंदर क्लाइमेक्स भी होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि उस सारी चीज़ों को एक छोटे लेंथ में आप कंप्लीट कर दें। तो खैर जब आप देखेंगे डेफिनेटली आज 12 बजे जो है वो ये रिलीज़ हो रही है सी प्राइम पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद तो हम फैसला करेंगे। लेकिन फुरकान, फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, जाहिर है आपने टेलीविजन पे भी काम किया है और आप बड़े अरसे से आप अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। इज इट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म? अगर नहीं तो बताइएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करना, एक्टिंग करना कुछ मुख्तलिफ होता है या सेम रूटीन होता है? यार मुझे लगता है ज़्यादा सिवियर होता है, बिकॉज देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो सब नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यू नो ज़्यादातर जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं वो यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं। तो अगर आप इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर देखें तो आपको कहीं ना कहीं फ्रेश ब्लड या रॉ आइडियाज़ आपको नज़र आएंगे, रॉ शॉट्स नज़र आएंगे जो टेलीविजन पे जनरली नहीं आते। वो ड्राइंग रूम ड्रामा होते हैं, सास बहू के मसले होते हैं और एक ही किस्म का पहले मास्टर होता है, फिर क्लोज होता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन
इसका ये है कि ऑब्वियसली नए लोग हैं और नया करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट है, तो रीटेक बहुत होता है यार, ये एक प्रॉब्लम है। मैं ऑब्वियसली ताबिश को मैं कहता था कि रीटेक बहुत होता है, बिकॉज जाहिर है काफ़ी दफ़ा कैमरा सही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, लेकिन टेलीविजन ड्रामा तो एक रूटीन बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका है, हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या करना है और डायरेक्टर को पता होता है किस तरह शूट करना है, क्या मतलब ऑफ कोर्स रेसिपी पता है, इसकी रेसिपी नहीं पता अभी पता नहीं क्या चलेगा। लेकिन फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड हु लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ दैट अटेंशन व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन, 18 मिनट बहुत कम नहीं होते, मतलब वुडंट यू वांट टू, मतलब एज नॉट ए व्यूअर के लिए तो शायद 18 मिनट में स्टोरी कंप्लीट हो जाए, बड़ी अच्छी बात होगी, उसको 2 घंटे नहीं बैठने पड़े, बट फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव वुडंट यू वांट मोर टाइम? नो, इट डजंट मैटर इफ आई वांट मोर टाइम, इट मैटर्स व्हाट द ऑडियंस वांट। आई थिंक जो इंटरनेट पे ज्यादातर अवाम है वो यंग अवाम है जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, वो 3 सेकंड गोल्डफिश मेमोरी होता है उनका, तो अगर आप उनको 5 मिनट में नहीं रोक सको तो 18 मिनट तो क्या, वो तो आप 18 साल का लगा दें, वो नहीं देखेंगे। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया। यंग लोग हैं, इनको बहुत मुश्किल है 18 मिनट के लिए रोकना, इट हैज टू बी सुपर गुड इन ऑर्डर फॉर देम टू स्टे फॉर 18 मिनट्स। अच्छा ताबिश, इसमें हमें अच्छा सा एक बैकग्राउंड स्कोर भी सुनने को मिल रहा है, तो म्यूजिक वगैरह आपने किससे करवाया, क्या किया? बड़ी मेहनत आपकी नज़र आ रही है अभी तक तो प्रोमो में। एक्चुअली शानी हैदर जो हैं वो उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है। मैं थोड़ा से क्रेडिट देना चाहता हूँ कुछ लोगों को कि असल में मैं हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहता था जो इस काम को बहुत सीरियस लेते हों, जिनको एक हर इंग्रेडिएंट का पता हो कि यार इसके अंदर क्या चीज़ जरूरी है। मुझे क्यों ले लिया आपने? मैं सोच रहा था कि कौन है जो नहीं लेते सीरियस, उसकी कहीं प्लेलिस्ट होगी। मतलब बहुत सारी जगहों पे मैं वो वाला डायरेक्टर हूँ जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टीवी के लिए भी काम किया और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम किया, तो मुझे डिफरेंस का पता था और वो सारी चीज़ें इधर जो है इम्प्लीमेंट भी की। तो जो प्रोड्यूसर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं नवीद अरशद एंड सीमी नवीद, ये लोग बहुत सीरियस हर चीज़ को एक फिल्म के पिरामिड के ऊपर देखते हैं, और इन्होंने जो है वो जो भी चीज़ थी इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन, किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो खैर आप इसीलिए स्टैंड आउट थोड़ी सी ये कर रही है कि जब आप बिल्कुल कर रही है। अच्छा फुरकान, हम टीवी पे ऑडियंस ड्रामा देख लेती है, उसके बाद यूट्यूब पे भी देखती रहती है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट होता है उस पर क्रिटिसिज्म भी फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है और फिर कमेंट्स और आपको पता ही है क्या कुछ नहीं होता, फिर आज़ादी होती है ना कि हर कोई अपनी राय भी दे रहा होता है, उस पर मुख्तलिफ कैप्शंस लिख के शेयर भी कर रहा होता है, तो कभी उस पहलू पे आपने सोचा? या इसीलिए तो काम होता है, अगर आप इतने सेंसिटिव हैं और आपको इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इफ यू कांट टेक नेगेटिव criticism, then what's the point of making things, you see? मतलब अगर आप आपको इतने सेंसिटिव हैं आप, तो फिर आप ऑन कैमरा आए नहीं या फिर ऑफ कैमरा भी ना आए, आप डायरेक्ट भी ना करें अगर आप इतने वो हैं। But artists are known to be a little sensitive about their work. I don't know as far as I'm concerned. No, I know, but of course देखिए मेरा बड़ा सीधा सा एजेंडा ये है कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप दफ्तर के अंदर काम करें, 4 दीवारी में, जहां आपको कोई नहीं जानता और कोई परवाह भी नहीं करता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। If you're exhibiting yourself on television or on any other platform, then you have to have the courage to take criticism. भले ही वो फेक हो, भले ही वो झूठ बोल रहा हो, बकवास, उसको कुछ नहीं पता। We will agree with you Furqan, because when you are a public figure और जब आपका काम ही है तो you have to। आप क्यों आए भाई? आपको किसने कहा था कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं कैमरे में बैठ के अगर मुझे कोई देख के नापसंद कर रहा है तो कर रहा है, आई हैव टू टेक दैट एज अप्रिसिएशन मोर और लेस, यू सी। जहां लोग नापसंद कर रहे हैं वहां बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। चलें, गुड लक गाइस फॉर द फिल्म। जल्दी से बता दें कब, कितने बजे, कहां रिलीज होगी? अगेन वंस अगेन द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी ताबिश आप बताएं। सी प्राइम इज द पोर्टल और यूट्यूब का चैनल है सी प्राइम। आज 12 बजे दोपहर वो रिलीज हो रही है। ताबिश, आपको सुन के लगता है कि आप बिल्कुल नहीं डांटते होंगे किसी को सेट पे, क्योंकि जितने तहम्मुल से आप बात करते हैं लगता है डांटेंगे। ये जब डांटना शुरू होंगे ना तो डे खत्म हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा इनकी डांट। तुम क्योंकि उनकी डांट अभी पहुंच रही होगी। चुप कर जाओ। अच्छा ताबिश कर ले, शूट कर ले यार, बाद में डालना। आप दोनों की बातें सुन के लग रहा है कि वैसे शूटिंग में काफी मजा आया होगा। हां, बड़े अच्छे दोस्त हैं ऑब्वियसली। जबरदस्त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर। सी प्राइम पे फिल्म का नाम है पॉजिटिव, दोपहर 12 बजे रिलीज हो जाएगी, तो आप इसे जरूर देखिएगा, फीडबैक
दीजिएगा। वी आर गोइंग टू वॉच इट। आई एम ऑल फॉर शॉर्ट फिल्म्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और खास तौर पे जितना आप कम टाइम में एक इफेक्टिव मैसेज भी अगर दे दें, बड़ा चैलेंजिंग होता है बाय द वे, बट दैट्स रियली गुड एज वेल। वीकेंड भी है, यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। वीकेंड भी है तो 18 मिनट तो आप निकाल ही लेंगे, आज फ्राइडे नाइट है। बड़ा टास्क फोर्स बराए कोरोना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के ट्रायल्स की क्या सूरत हाल है? हम ज़रा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं। कितनी जहतों पर ये ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी शुरू होने हैं, किस स्टेज पे है ये मरहला प्रोसेस? इस वक्त 150 कंपनियां हैं तकरीबन दुनिया में जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। इनमें से 8 या 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनके अब फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, कुछ यूरोप की कंपनीज़ हैं और कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं। और ये हमारा ख्याल है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये तकरीबन 6 से 8 महीने में अवेलेबल हो जाएंगी अगर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल हो जाते हैं। दरअसल हर वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और ज़रूरी नहीं है कि सब कामयाब हों वैक्सीन्स। कोई वायरस को कमज़ोर करके बनाई जाती है, कोई वायरस के ऊपर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसकी बुनियाद पे बनाई जाती है। मुख्तलिफ तरीक़े हैं, कोई RNA जो उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसकी बुनियाद पे बनाई जाती है। तो जो पाकिस्तान में जो क्लिनिकल ट्रायल्स अब हो रहे हैं, एक तो अभी हाल में अनाउंस हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो एक सीनोवैक एक कंपनी है चाइना के साथ, उसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। और उससे पहले कोई 1.5-2 महीने पहले जो एक एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाक़ है, उसका भी एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसका भी ड्रैप से अप्रूवल मिल गया है, तो उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से शहरों में ये ट्रायल्स किए जा रहे हैं और अब तक के नताइज कितने हौसला अफजा हैं? अभी तक पाकिस्तान में किसी भी शहर में क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू नहीं हुए हैं, ये अब शुरू होने जा रहे हैं और इसके नतीजे के लिए हमें कम से कम 2 या 3 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब ये क्लिनिक ट्रायल्स पूरे होते हैं और उसके बाद जो चाइनीज़ कंपनी राज़ी होती है कि इनको पब्लिकली अनाउंस करे, तो उसके बाद इसके नतीजे बयान कर सकेंगे। अभी हम नवंबर या दिसंबर तक इसके नताइज के बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना बदस्तूर ज़ाहिर है ख़तरा है, तो लॉकडाउन में नरमी तो की गई है, लेकिन आवाम में अमूमी तासुर यही है कि कोरोना का ख़तरा टल गया है। कोरोना से अब भी हमें कितना मोहतात रहना होगा, आप ज़रा हमारी रहनुमाई कर दें। ये बहुत बड़ा ख़तरा है अब भी कोरोना से, क्योंकि ये वायरस जो है ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी साख्त जो है, ये कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में इसकी साख्त के ऊपर काम हुआ है और पता चला है कि इसमें 8 जगह पे इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आई हैं, म्यूटेशंस हो चुकी हैं और ये हर 2-3 हफ्ते बाद हो सकता है म्यूटेट कर रहा हो, तब्दील हो रहा हो, तो इसकी एक बहुत ख़तरनाक सूरत भी उभर सकती है। लेकिन अभी भी जो है ये बहुत ख़तरनाक है और आप देख रहे हैं कि पिछले चंद हफ्तों में काफ़ी मकदार बढ़ी है वापस। ये 400-500 केसेस पे आ गए थे हम, अब वापस 650-700 केसेस पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बकरा ईद में जो लोग मिले हैं आपस में और एहतियात नहीं रखी, और यही मुहर्रम के अंदर अब जो आने वाला है उसमें भी अगर लोग एहतियात नहीं रखते तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और जो पहले एक्सपीरियंस है कोई दूसरे वायरसेस का, उसमें यह है कि बहुत सी दफ़ा जो सेकंड वेव आती है या थर्ड वेव आती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है पहली वेव से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अताउर रहमान हमसे बात कर रहे थे और एक दफ़ा फिर हम इन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है अदरवाइज, कि अभी भी कोरोना का ख़तरा है। अब तो उसकी वैक्सीन बनी है, अब तो उसके आपको बाय द वे ये भी बताऊं कि ऑलमोस्ट हर मुल्क ने ही, बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार की हैं और अब उस मरहले में है जब वो ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं, ह्यूमन टेस्टिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जो अहम बात की है वो ये है कि जो सेकंड या थर्ड वेव आती है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो वायरस होता है वो भी स्ट्रॉन्गर हो चुका होता है, हो चुका होता है, आपके क्लाइमेट के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर चुका होता है। तो खुदा का वास्ता है हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं बंद करना, जिंदगी को रमा रखें, लेकिन हाथों की सफाई का ख्याल रखें और मास्क पहने, सिर्फ मास्क पहने।
थोड़ी सी चीज़ है, और अब तक तो इतने मास्क जमा हो ही गए होंगे और इतना फैशन एलिमेंट भी बीच में मास्क आ गया है कि आपके पास 3-4 हो भी तो आपको कोई और डिज़ाइन का फिर आपको नया भी चाहिए होता है। अच्छा जी, क्विकली एक चीज़ आपको बता दें कि कराची में अमन अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मुसलसल साजिश कर रहा है। रेंजर्स और CTD ने बल्दिया में बर वक्त ऑपरेशन किया है और दहशतगर्दों को हलाक किया है। मुल्ज़िमान की शनाख्त रफ़ीक और अदनान के नाम से की गई है, जिनका ताल्लुक एक कल अदम तंजीम से बताया गया है। ये दोनों दहशतगर्द किसी बड़ी वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से ये मनसूबा इनका नाकाम हो गया है। दोनों मुल्ज़िमान हाल ही में अफगानिस्तान से कराची आए थे और गुज़श्ता दिनों इस तरह का दहशतगर्दी का एक मनसूबा लाहौर में भी एक्चुअली नाकाम बनाया गया और बलोचिस्तान में धमाके और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले इस बात का सबूत है। अभी शाह साहब से भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे, इन्हीं चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे कि हमारा दुश्मन तो मुतहर्रिक है। हैट्स ऑफ टू पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं जो इन साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। बेशक। ओके, सो दिस इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। इनफैक्ट ये वीक भी खत्म हो गया, सो वी आर गोइंग टू कैच यू मंडे इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट वीकेंड। और मुहर्रम चूंकि आज से शुरू हो रहा है तो हम कहेंगे कि आप जो हैं मास्क का ज़रूर, अब इज्तिमात वगैरह में, मजलिसों वगैरह में जाएंगे तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल और करें। अब्दुल्ला हैव अ सेफ जर्नी। आप पूरा PPE पहन के जाएं और पूरा वो शील्ड वगैरह, एंड यू हैव टू ट्रैवल लाइक पहनेंगे मेरा ख्याल है। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। मंडे को मिलेंगे।